लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आ जाइए फिर लाइव अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स लाइव भी आ चुके हैं, विक्की कुमार आ चुके हैं, अमरेंद्र कुमार आ चुके हैं, रोहित चौधरी आ चुके हैं, आकाश आ चुके हैं, राहुल कार्तिक आ चुके हैं। क्लास तो चल गई है यहाँ से। हाँ हम क्लास चालू नहीं हुई क्या? क्लास चालू हो चुकी है। एक बार मुझे ये बताइए बच्चा, 1 से 2 मिनट ना क्लास ऑन होने में टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस दिखाया करो आप ना। अब मुझे ये बता दो कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? बिल्कुल लाइव क्लास है, जी हाँ बिल्कुल लाइव क्लास है। मैं आपको टाइम बता देती हूँ, 1:02 हुआ है, थर्सडे है आज, तो 16 जनवरी डेट है। ठीक है, अब बार बार कोई नहीं पूछेगा। अब मुझे ये बता दो कि क्या ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से? तो अपनी आज की क्लास स्टार्ट करें। ऑल ओके? चलिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम अगली क्लास में अगली क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, है ना? ये चीज बताई थी। आप सभी लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया होगा, सब लोगों ने, है ना? और नोट्स भी आपके पास होंगे ही। तो चलिए, अपना आज की क्लास का जो चैप्टर है दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम क्या पढ़ने जाएंगे? हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद इसके 15 से 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, और मैं ये भी बता दूंगी कि कौन से एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। पहले थ्योरी वाला पार्ट, राइट? ये चैप्टर जब खत्म होगा 15 से 20 क्वेश्चंस इस चैप्टर के आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगी, जो आपको बताऊंगी कि पिछले साल के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। स्टार्ट करें अपना चैप्टर, है ना? कोई नोट्स में कोई एक आधा आई वाला चैप्टर वैप्टर नहीं है, वो मैं अपलोड करवा दूंगी, डोंट वरी, अलग से अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी, है ना? चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? अब कोई भी कमेंट नहीं करेगा, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे बच्चों, प्लीज, है ना? एक एक चीज हमें पढ़नी है यहाँ पे। हमारी कोशिश ये रहेगी हम एक भी क्वेश्चन इसमें ना छोड़े, है ना? यहाँ पर कुछ डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं, है ना? वो भी हम यहीं पे पढ़ेंगे क्योंकि हमें पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है। और ग्रुप डी के क्वेश्चंस आपको अच्छे से सॉल्व करने आने चाहिए प्रीवियस ईयर के, तभी आप कर पाओगे, क्योंकि ग्रुप डी में इस चैप्टर से भी डायग्राम दिखा के आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है ना? बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? सबसे पहला आपको चैप्टर का मीनिंग पता होना चाहिए। सिस्टम को हिंदी में हम तंत्र कहते हैं। हमारे बॉडी में कुछ सिस्टम्स होते हैं जो बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं। वैसे ही हमारे बॉडी में एक डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। ये क्या करता है बच्चों? ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में क्या करवा रहे हैं? डाइजेशन करवा रहे हैं। ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस में शामिल हैं, उन सारे ऑर्गन्स को एक साथ मिलाकर हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़ने हैं? हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसे ऑर्गन्स पढ़ने हैं बच्चों, ऐसे अंग पढ़ने हैं जो अंग पाचन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, जो पाचन तंत्र का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि मैम डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है? बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो दिन रात हमारे बॉडी में डाइजेशन कर रहे होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर पाचन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अब मैम, अगर हम बात करें कि डाइजेशन होता क्या है, कैसा दिखता है डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम दिखता कैसा है? कुछ ऐसा दिखता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम दिखता है। और अच्छे से बताऊं तो ये रहा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें नाम वाम आपको अभी नहीं दिखने हैं, अभी सिर्फ आप ये देखिए कि दिखता कैसा है। ऐसा दिखता है डाइजेस्टिव सिस्टम। एक इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम हम बाहर निकाल के देखें तो बच्चों ऐसा दिखेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये रहा, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका, मेरा, सबका ऐसा ही होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। लड़का लड़की सबका ऐसा ही होता है, कोई अलग नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब इसी को हमें पढ़ना है डिटेल में, एक एक करके हमें सारी चीजें पढ़नी है। सारी चीजें पढ़ने से पहले सबसे पहला आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन होता क्या है और डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों जरूरी है? एनसीईआरटी में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? व्हाई डाइजेशन एंड व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन होता क्या है, पाचन होता क्या है और क्यों जरूरी है पाचन। बच्चों ध्यान से समझना, डाइजेशन होता क्या है। पहले मैं बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझा रही हूं आपको। डाइजेशन हम कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ फूड को, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं, फूड का मतलब भोजन, भोजन को तोड़ना, भोजन को तोड़ना पाचन कहलाता है। भोजन को तोड़ना, ब्रेकडाउन ऑफ फूड क्या कहलाता है?
डाइजेशन कहलाता है। अब इसका मतलब क्या होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, क्यों जरूरी है मैम ब्रेक डाउन ऑफ फूड? बच्चों हम खाना खाते हैं, कोई लोग होंगे वो वेज होंगे, कोई होंगे नॉन वेज, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने खाना खाया है ना, खाना खाया तो हमारा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? आप सब जानते हो हमारा सेल, हमारा बॉडी है वो सेल से मिलकर बना हुआ होता है। हमारे बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं, कितनी बिलियंस ट्रिलियन सेल्स होती हैं। हमारी सेल्स दिन रात काम करती हैं। हमारी सेल्स काम करती हैं, हाँ जी मैम। काम करने के लिए सेल्स को क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है। बच्चों आपने इतनी साइंस पढ़ी होगी, बिना एनर्जी के बिना ऊर्जा के काम हो ही नहीं सकता। तो हमारी जो सेल्स है इतनी सारी, वो दिन रात 24 घंटे काम कर रही हैं। काम करने के लिए इनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी कहां से आती है? तो आप एनर्जी के लिए क्या खाते हो? आप फूड खाते हो, आप खाना खाते हो। अगर मैं आपसे पूछूं आप खाना क्यों खाते हो, आप एक ही बात बोलोगे, मैम खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारे ऑर्गन्स कमजोर हो जाएंगे, हमारे शरीर में काम करने की दर घट जाएगी, हमारा शरीर मर सकता है, हमारे ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं। तो ये जो एनर्जी है, ये खाना खाने से मिलती है। अब बच्चों हम खाने में क्या खाते हैं वो सुनो, हम कैसा खाना खाते हैं? हम खाने में खाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड हिंदी में बोलेंगे हम जटिल भोजन। हम कैसा फूड लेते हैं? हम कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं। हम कैसा खाना खाते हैं? हम जटिल भोजन लेते हैं। जटिल का मतलब क्या है वो सुनो। कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब होता है हम लार्ज न्यूट्रिएंट्स लेते हैं खाने में। हम क्या करते हैं? हम लार्ज न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, यानी कि भोजन के बड़े बड़े अणु खाते हैं। बच्चों हमने क्या किया? बड़े बड़े अणु खाए हैं भोजन के। आपने खाया रोटी, आपने चावल खाया है ना, आपने कोई सब्जी खाई होगी, कुछ भी खाया हो, आपने दूध पिया हो, कुछ भी खाया हो। तो बच्चों हम खाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स का मतलब है हम लार्ज न्यूट्रिएंट्स खाते हैं। जबकि आप सोचिए ना, हमारे बॉडी की सबसे छोटी स्ट्रक्चर क्या होती है? सेल। सेल को आपने कभी नग्न आंखों से देखा है? नेकेड आई से नहीं दिखती हैं। सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। सेल बहुत छोटा होता है। तो बच्चों आप जो खाना खा रहे हैं उससे एनर्जी सेल्स के पास आनी चाहिए। सेल्स इतनी छोटी होती हैं, कोशिकाएं इतनी छोटी छोटी होती हैं। तो बच्चों आपने तो खाना लार्ज न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में खाया ना, आपने कॉम्प्लेक्स फूड खाया। तो इस लार्ज न्यूट्रिएंट्स को आपको किसमें, इनका ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, इसे तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी। इन्हें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? स्मॉलर न्यूट्रिएंट्स में। इस खाने को इतना तोड़ो, इतना तोड़ो, इतना छोटा छोटा कर दो कि हमारी सेल्स इसको काम में ले सके और सेल्स इससे क्या निकाल पाए? एनर्जी, ऊर्जा बना पाए। इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम जरूरी है ना, इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम जरूरी है। आई बात समझ में? तो हमने खाना खाया कॉम्प्लेक्स फूड, यानी कि हम लार्जर न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, भोजन के बड़े बड़े अणु खाते हैं ऐसे, और हमारी सेल्स को चाहिए छोटे 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 अणु। तो भोजन के बड़े बड़े अणुओं का भोजन के छोटे छोटे अणुओं में टूटना क्या कहलाता है? आपका डाइजेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो ये जो आपने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स खाए हैं, इनको पहले छोटा तोड़ो, फिर और छोटा तोड़ो, ऐसे ऐसे इतना छोटा कर दो कि इनका अवशोषण हमारी कोशिकाओं में हो जाए और हमारी कोशिकाएं एनर्जी निकाल लें उससे। तो हमारा खाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अरे खाना क्यों खाया जाता है? ताकि खाने से एनर्जी मिले। किसको? सेल्स को। सेल्स को एनर्जी कब मिलेगी? जब आप इन लार्जर न्यूट्रिएंट्स को स्मॉलर न्यूट्रिएंट्स में बदल दोगे। यानी मैम हम कॉम्प्लेक्स फूड को किस में बदल देंगे? इजी फूड में बदल देंगे, हम सरल भोजन में बदल देंगे। तो हम क्या कह देंगे? वहां पर डाइजेशन हो गया। अब सुनो, एनसीईआरटी में डाइजेशन किसको लिखा हुआ है? क्या होता है डाइजेशन, क्या होता है पाचन? सुनिए जरा, कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड में कन्वर्ट करना डाइजेशन कहलाता है। या क्या लिखा हुआ है? डाइजेशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लार्जर न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन इन स्मॉलर न्यूट्रिएंट्स।
पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के बड़े बड़े अणु टूटकर भोजन के छोटे छोटे अणुओं में बदल जाते हैं, जिससे मानव के शरीर में कोशिकाएं उन छोटे छोटे अणुओं का अवशोषण कर ले और उससे ऊर्जा निकाल सके। इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म को, इस पूरी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इसे डाइजेशन कहते हैं। और आसान भाषा में हम बोलते हैं भोजन को तोड़ना। भोजन को तोड़ना ही भोजन को पचाना कहलाता है। ब्रेकडाउन ऑफ फूड। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूं, क्यों तोड़ना पड़ा? कोई आपसे पूछ ले व्हाई डाइजेशन इज कंपल्सरी इन लिविंग्स? सजीवों के अंदर पाचन की प्रक्रिया क्यों जरूरी है? क्योंकि मैम जो लिविंग्स होते हैं उनका शरीर सेल्स कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, और कोशिकाओं को एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहां से मिलेगी? कहां से मिलेगी? तो उन्हें एनर्जी मिलेगी इसी फूड से। लेकिन फूड कैसा खाया? कॉम्प्लेक्स लार्जर मॉलिक्यूल्स खाए। तो इन मॉलिक्यूल्स को इतना तोड़ो कि ये इतना छोटा हो जाए। आई बात समझ में? अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन की क्लास में पढ़ाया था कि जब बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं तो वो क्या कहलाता है? बच्चों याद रखना, जब एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है वो टूट जा रहा है छोटे मॉलिक्यूल में, बड़ा अणु जब छोटे अणुओं में टूटता है तो इस रिएक्शन को कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? RXN का मतलब होता है रिएक्शन। इसे हम अपचयन की अभिक्रिया कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ जी मैम, कैटाबोलिक रिएक्शन। तो एग्जामिनर आपसे पूछ ले डाइजेशन कैसा रिएक्शन है, तो क्या करके आओगे? ये एक कैटाबोलिक अभिक्रिया होती है, कैटाबोलिक रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ा छोटों में टूटता है, बड़ा छोटे में टूटता है बच्चों। तो डाइजेशन क्या हो गया? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है या केमिकल प्रोसेस है, एक कैटाबोलिक रिएक्शन है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड इजी फूड में टूटता है, जिसमें जटिल भोजन सरल भोजन में बदल जाता है। या पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें बड़े बड़े अणु भोजन के छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं, और इन्हीं छोटी अणुओं से हमारी सेल्स क्या निकाल लेती हैं? ऊर्जा निकाल लेती हैं। तो हम खाना क्यों खाते हैं? ताकि उस खाने से एनर्जी मिले। किसे? सेल्स से, सेल्स को एनर्जी मिले। अब बच्चों अगर सेल्स के पास एनर्जी है तो टिश्यूज के पास है, टिश्यूज के पास है तो ऑर्गन्स के पास है, क्योंकि सेल से क्या बनता है? हाँ जी, सेल से क्या बनता है? सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो अगर हमारे बॉडी की हर एक सेल्स के पास एनर्जी है, इसका मतलब हमारे पूरे ऑर्गन्स के पास, पूरे बॉडी में एनर्जी है ना? पूरे बॉडी में एनर्जी है। तो डाइजेशन का मतलब ये होता है बच्चों। आगे बात समझ में? अब और सुनो इसे, परफेक्ट साइंस की लैंग्वेज में डाइजेशन का परिभाषा सुनो। मैम, कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब क्या होता है? ठीक है, मैं बहुत बेसिक से लेकर एकदम बढ़िया लेवल तक पढ़ाऊंगी, बस आराम से पढ़ लो। एक बच्चा बार बार कमेंट करा रिकॉर्डेड क्लास है, कोई बात नहीं भाई, तो रिकॉर्डेड मान ले, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब क्या होता है? जटिल भोजन का मतलब क्या होता है? और इजी फूड का मतलब क्या होता है? वो सुनिए बच्चों। आप लोग सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, नोट्स बनाओ। बाकी 2-4 बच्चे, हजारों के बैच में जो बच्चे आते हैं ना, 2-4 बच्चे डिस्टर्ब करने आते हैं, उनका काम ही यही होता है। ठीक है, हमें उनसे डिस्टर्ब नहीं होना है, अपने को अच्छे से पढ़ना है। यहां से क्वेश्चन आएंगे एसएससी जीडी में, ग्रुप डी में पूछे हुए क्वेश्चन अभी करवाऊंगी आपको इसी स्लाइड से। कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब क्या है? इजी फूड का मतलब क्या है? बच्चों बहुत ध्यान से सुनना। मैं अगली स्लाइड ले रही हूं, वहां पे मैं कुछ बातें बता रही हूं। हम जो खाना खाते हैं ना, उसको बायोलॉजी की लैंग्वेज में न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हम जो भी कुछ खाने में खा रहे हैं ना, उसको बायोलॉजी की लैंग्वेज में हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हिंदी में हम पोषक पदार्थ कहते हैं या पोषक तत्व कहते हैं। बच्चा, ऐसे फूड मटेरियल्स जिससे हमारे बॉडी का लालन पोषण हो रहा है, उन्हें पोषक तत्व, उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं बहुत ध्यान से आपको पढ़ा रही हूं, है ना। न्यूट्रिएंट्स में हम क्या क्या खाते हैं? हम खाने में पहला न्यूट्रिएंट खाते हैं, उसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, हिंदी में शर्कराएं कहते हैं। दूसरा जो आप न्यूट्रिएंट खाते हो ना, उसको हम प्रोटीन कहते हैं। उनको हम प्रोटीन्स कहते हैं, हिंदी में सेम नाम है, हम प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो हम खाते हैं उसको फैट या लिपिड्स कहते हैं। लिपिड्स का कॉमन नाम क्या होता है? फैट होता है, हिंदी में वसा कहते हैं। ठीक है,
और चौथा आप बोलोगे मैम हम विटामिन खाते हैं। खाते हैं विटामिन खाते हैं, हाँ जी मैम। पांचवा आप में से कोई बच्चा उठ के आएगा बोलेगा मैम हम तो पानी भी पीते हैं। ठीक है भाई, बात तो सही है। अब सुनो, इसके अलावा आप कुछ और खाते हो? सब्जी खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, फल फ्रूट खा रहे हो, वेज खा रहे हो, नॉन वेज खा रहे हो, अंडा खाया, चिकन खाया, मटन खाया, वेजिटेरियन में आप सब्जियां खाए, सोयाबीन खाया, कुछ भी खा रहे हो आप, अल्टीमेटली आप ना ये चार ही चीजें खा रहे हो। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात, ये चार ही चीजें खा रहे हो आप चाहे वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो मुझे नहीं मतलब, लेकिन आप अल्टीमेटली आपके बॉडी में ये चार ही चीजें खा रहे हो। क्या क्या खा रहे हो? पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट, चौथा है विटामिन। विटामिन के लिए सब्जियां खाते हैं हम, फल फ्रूट खाते हैं, है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, कार्बोहाइड्रेट शर्कराओं का पाचन होता है, तो इसका जब डाइजेशन हो रहा है तो इससे हमें ऊर्जा मिलती है, इनसे हमें ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से भी हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, फैट या लिपिड होती है उससे भी हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन बच्चों विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती, पानी से हमें एनर्जी नहीं मिलती। यहीं पे आप लिख सकते हो, आप मिनरल्स भी तो खाते हो, है ना, लिखना है तो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मिनरल्स इन्हीं सब में आ जाता है। आप खनिज तत्व खाते हो, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा खाते हो, है ना, खाते हो। तो बच्चों इन मिनरल से भी हमें एनर्जी नहीं मिलती। मैम क्या कहना चाह रही हो? मैं ये कहना चाह रही हूं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, शर्करा, प्रोटीन, वसा, इन तीनों का हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है, इनका मेटाबॉलिज्म होता है, इनका पाचन होता है, इनका चयापचय होता है, इसलिए हमें इन तीनों से ऊर्जा मिलती है। तो ये तीनों ना एनर्जी वाले कंपाउंड्स होते हैं। जबकि बच्चों विटामिन का डाइजेशन नहीं होता, इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता, पानी का डाइजेशन नहीं होता, इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता, मिनरल्स का डाइजेशन नहीं होता, इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता, तो इन तीनों से हमें एनर्जी नहीं मिलती है, ये एनर्जी नहीं देते हैं, ये ऊर्जा नहीं देते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे फिर हम इन्हें क्यों खाते हैं? बेटा विटामिन बीमारियों से बचने के लिए खाते हो, विटामिन के अपने अलग काम है, पानी के अपने अलग काम है, मिनरल्स के अपने अलग काम है, जरूरी थोड़ी है सिर्फ ऊर्जा के लिए ये खा रहे हो, है ना। तो एक बार एग्जामिनर ने पूछा एक गिलास पानी में कितनी कैलोरीज एनर्जी होती है? 0 0 0, ठीक है, पानी से कोई एनर्जी नहीं मिलती है। कैल्शियम वाली चीजें खाते हो तो उससे कोई एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है, विटामिन से कोई एनर्जी नहीं मिलती, इनके अपने अलग काम है। एनर्जी लेनी है तो ये खाओ। इसका मतलब मैम हमारे बॉडी में डाइजेशन सिर्फ 3 का ही होता है। किस किस का? कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट का। फैट कॉमन नाम होता है लिपिड्स का। थोड़े से पढ़े लिखे लोग लिपिड बोल देते हैं, थोड़े से ऐसे हमारे जैसे लोग फैट बोल देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ जी मैम, इसका मतलब मैम कॉम्प्लेक्स फूड क्या हुआ? जिसका डाइजेशन होना है, यानी 3 न्यूट्रिएंट का डाइजेशन होता है। कौन कौन सा? आप खुद बताओ, किस किस का डाइजेशन होता है हमारे बॉडी में? अरे कॉम्प्लेक्स फूड क्या होगा? जिसका डाइजेशन करवाना है वो कॉम्प्लेक्स है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, पहला। दूसरा आप क्या बोलोगे? कॉम्प्लेक्स फूड क्या है? दूसरा होगा प्रोटीन, प्रोटीन्स, एस लगा दो, बहुत सारे प्रोटीन्स खाते हो, लिख दो प्रोटीन्स, क्या? प्रोटीन्स। और तीसरा आप लिख दो फैट ऑब्लिक लिपिड्स, ठीक है, फैट या लिपिड्स, हिंदी में लिपिड्स को लिपिड्स ही कहेंगे और फैट को हिंदी में वसा कहते हैं। सिर्फ ये तीनों का डाइजेशन होता है। तो ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तीनों ही आपके, ये तीनों ही कॉम्प्लेक्स फूड है। तो हमें एनर्जी इन 3 से मिलती है बच्चा, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रही थी इस स्लाइड पे कि हम इतने सारे न्यूट्रिएंट खा रहे हैं खाने में, लेकिन हमें एनर्जी इन तीनों से मिलती है। लेकिन कब मिलेगी एनर्जी? जब इनका ब्रेकडाउन होगा, जब आप इनको छोटा छोटा तोड़ लोगे। तो छोटा छोटा तोड़ना ही तो क्या कहलाता है? डाइजेशन। डाइजेशन किसका होता है? हमेशा कॉम्प्लेक्स फूड का, जटिल भोजन का, है ना। और जटिल भोजन को किसमें इजी फूड में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहलाता है। अब सुनो मैम, कन्वर्ट का मतलब क्या होता है?
आप जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, अधिकतर कार्बोहाइड्रेट्स हम स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं। बहुत ध्यान से समझना बच्चा, हर लाइन में क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। देखो, स्टार्च, माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, सेलुलोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। हम क्या हैं? हम मानव जाति, मनुष्य हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं। हम सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स किसकी फॉर्म में खाते हैं? स्टार्च की फॉर्म में। ये स्टार्च पहले टूटता है किसमें? माल्टोज में। हिंदी में सेम नाम लिखो, माल्टोज। और फिर ये माल्टोज टूटता है ग्लूकोज में। बच्चों, जब कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में बदल जाती हैं तो समझना डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट हो गया। कॉम्प्लेक्स फूड कार्बोहाइड्रेट का क्या कहलाया? स्टार्च। और इजी फूड क्या कहलाया? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट को आपने जब तोड़ा तो लास्ट में हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में बदल जाती हैं? ग्लूकोज। अब सुनो जरा क्वेश्चन। ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होती है। इट इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ये सबसे सरल शर्करा है, इससे छोटा कुछ भी नहीं है। ग्लूकोज से हमारी सेल्स एनर्जी निकाल लेती हैं। तो यही तो मतलब था डाइजेशन का। डाइजेशन का मतलब क्या था? कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड में तोड़ दो, इतना तोड़ो कि उससे हमें ऊर्जा मिल जाए। तो जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में बदल जाए तो समझना डाइजेशन कंप्लीट हो गया। किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। तो हमने क्या खाया? स्टार्च। और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने स्टार्च को किस में बदल दिया? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज से क्या निकली? एनर्जी निकली। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का उद्देश्य पूरा हो गया। हाँ मैम, हो गया। चलो सुनो, हम जो प्रोटीन खाते हैं, ये प्रोटीन पहले टूटती हैं किस में? आप बताना। पेप्टोन्स में टूटती हैं, या ऑब्लिक लगा के लिखो पेप्टाइड्स में टूटती हैं। अरे आप जितना भी प्रोटीन खाते हो, आप प्रोटीन के लिए क्या खाते हो वो अलग चैप्टर है, यहां नहीं पढ़ना, ठीक है। हम जितना भी प्रोटीन खाते हैं वो पहले पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में बदल जाता है, और फिर वही पेप्टोन्स पेप्टाइड्स पता है किस में बदलते हैं? अमीनो एसिड में बदलते हैं, अमीनो अम्ल में बदलते हैं। अब अमीनो अम्ल सबसे छोटी इकाई होती है प्रोटीन की। अमीनो अम्ल इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो लिख दो, ये क्या है? ये सिंपलेस्ट प्रोटीन है। या आपसे बोल देगा सबसे छोटी इकाई क्या है प्रोटीन की? प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल होती है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है बच्चा? अमीनो अम्ल होती है, अमीनो अम्ल होती है। तो आप मुझे ये बताओ, आपने खाया प्रोटीन, हमें एनर्जी किसने दी? अमीनो एसिड ने। तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कौन बदलेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। और अमीनो एसिड से ऊर्जा निकल गई तो क्या हमारे खाना खाने का उद्देश्य पूरा हो गया? हाँ मैम। क्या पाचन तंत्र ने काम कर दिया? हाँ मैम, पूरा कर दिया एकदम। तीसरा सुनो, हम खाते हैं फैट या लिपिड्स, तेल, घी, है ना, चिकन, मटन, और जितनी भी दूध से बनी हुई चीजें, पनीर, दही, छाछ, इन सब में फैट या लिपिड्स की मात्रा ज्यादा होती है। फैट और लिपिड्स पहले टूटते हैं किसमें? फैटी एसिड्स, ठीक है। और फैटी एसिड्स के साथ मिलते हैं कुछ ग्लिसरॉल की बूंदें, ग्लिसरॉल की बूंदें। तो जब आपका फैट जो आपने खाया है या लिपिड्स खाया है वो किस में बदल जाए? वो फैटी एसिड्स में बदल जाए, वसीय अम्ल में बदल जाए, और साथ में क्या आप बताओगे? वो ग्लिसरॉल में बदल जाए, तो समझना फैट का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। तो प्यारे बच्चों, आपने फैट लिपिड खाया, तेल घी खाया, तेल घी किस में जाके बदल जाता है? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमने खाया फैट लिपिड, जबकि हमें एनर्जी किससे मिली? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। अरे कभी आप अपनी ब्लड की रिपोर्ट चेक करवाते हो तो डॉक्टर कहता है ट्राइग्लिसराइड का अमाउंट बढ़ा हुआ है। सुना है कभी? कोलेस्ट्रोल का अमाउंट बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तेल घी ना खाओ, है ना। रिपोर्ट कभी आपने चेक की होगी तो डॉक्टर बोलता है ये चीज। वो ट्राइग्लिसराइड क्या है? यही है, 3 ग्लिसरॉल की बूंदे
फैटी एसिड के साथ जुड़ती हैं तो उन्हें ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। तो अगर आप तेल और घी ज्यादा खा रहे हो तो ये जाकर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रोल बनाता है ना। आई बात समझ में? तो मेरी बात क्या है, मेरी बात ये है कि फैट और लिपिड्स जो होती हैं वो हमारे बॉडी में जाकर बदल जाती हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। तो समझना डाइजेशन कंप्लीट हो गया। तो प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स फूड क्या था? कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब ये है, ये कॉम्प्लेक्स फूड है, ये जटिल भोजन है। और जटिल भोजन किस में बदल गया? सरल भोजन में। कॉम्प्लेक्स फूड किस में बदल गया? इजी फूड में। तो ये था डाइजेशन का परफेक्ट डेफिनेशन, ये है पाचन। तो हमने जो भी खाया इन 3 रूप में खाया, इनका डाइजेशन होता है, इनसे एनर्जी मिलती है। पानी पिया एनर्जी नहीं मिलेगी, विटामिन खाया एनर्जी नहीं मिलेगी, मिनरल्स खाए उनके अपने अलग काम है, लेकिन इन तीनों से हमें एनर्जी मिलती है। तो आपके शरीर में जो अभी एनर्जी है, जिस एनर्जी को काम में लेके आपके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, वो एनर्जी इन तीनों की देन है बच्चों, इन तीनों की देन है। और यही 3 हम कहां से खाते हैं? खाने में खाते हैं, खाने में, फूड में खाते हैं। आई बात समझ में? तो डाइजेशन का मतलब ये होता है बच्चा, ये। ओके, अब बात ये आती है, मैम डाइजेशन क्या होता है? हमें समझ में आ गया, डाइजेशन की डेफिनेशन समझ में आ गया, है ना। लेकिन बात ये है, क्या बात ये है कि मैम डाइजेशन करवाता कौन है? बच्चों ये क्या है? ये केमिकल रिएक्शन ही तो है। अरे रासायनिक अभिक्रिया ही तो है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? सुनो जरा, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रिएक्टेंट आपस में जुड़कर प्रोडक्ट बनाते हैं, अभिकारक आपस में जुड़कर उत्पाद बनाते हैं, है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप ये देखो, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये केमिकल रिएक्शन ही तो है, एक रासायनिक अभिक्रिया ही तो है ये। और बच्चों, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में आप क्या डाल दो? आप कैटलिस्ट डाल दो, उत्प्रेरक डाल दो, तो वो केमिकल रिएक्शन स्पीड पकड़ लेती है, बहुत फास्ट होना शुरू हो जाती है। आपने सुना होगा, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट जो होते हैं, उत्प्रेरक जो होते हैं, वो किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को ऐसे फास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो केमिकल रिएक्शन अगर 2 घंटे में होनी थी तो कैटलिस्ट ऐड करने पर वो 2 मिनट में भी हो सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सुनो जरा मेरी बात, क्या कि अगर मैं यहां पर एक कैटलिस्ट ऐड कर दूं तो ये स्पीड पकड़ लेगा? हाँ मैम। अगर इसमें एक रख दूं, यहां पे एंजाइम, एक कैटलिस्ट डाल दूं, उत्प्रेरक डाल दूं, तो प्यारे बच्चों ये स्पीड पकड़ लेगी केमिकल रिएक्शन, ये भी स्पीड पकड़ लेगी, बहुत तेजी से होगी। अरे हम दिन में 3 बार तो खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, कुछ लोग भूखे लोग 4-5 बार भी खा सकते हैं। अब आज खाया है वो आज ही पचाना है, ऐसा थोड़ी आज खाया वो 10 दिन बाद पचाओगे, धीरे धीरे पच रहा है। अरे नहीं, बीमारियां हो जाएंगी, कब्ज हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों, आज खाया है तो आज ही पचाना है। तो कैसे? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस खाने के अंदर क्या डाल देता है? कैटलिस्ट डाल देता है। अंकित कुमार को ब्लॉक कर दीजिए यहां से, एक कमेंट कर रहे हैं बार बार, बबली मेरी गर्लफ्रेंड है ना। तो क्या करें, आपकी गर्लफ्रेंड है तो बबली है, जाके वहां पर आप आशिकी लड़ाओ ना, बबली को सीधा फोन करो, मैसेज करो, यहाँ पे क्यों बार बार टाइप करो? इसको प्लीज यहां से ब्लॉक कर दीजिए अंकित कुमार को ना, इस पैच से। चलिए सुनिए मेरी बात, है ना। तो अगर हम कैटलिस्ट ऐड कर दें तो ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की जो डाइजेशन की रिएक्शन है वो स्पीड पकड़ लेगी। हाँ, तो अब सुनो, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में कैटलिस्ट काम आते हैं उन्हें बायो कैटलिस्ट कहते हैं। बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं बच्चा? सुनो, हिंदी में बोलेंगे जैव उत्प्रेरक, ठीक है। जैव उत्प्रेरक वो होते हैं जो डाइजेशन करवाते हैं। बायो कैटलिस्ट किस में काम आते हैं? डाइजेशन की रिएक्शन में, यानी कि पाचन की अभिक्रिया जो करवाते हैं कैटलिस्ट, उन्हें बायो कैटलिस्ट कहते हैं। और जानना चाहते हो हमारे बॉडी का बायो कैटलिस्ट हम किसको कहते हैं? हम एंजाइम्स को कहते हैं। जानना चाहते हो ना? तो जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे शरीर के बायो कैटलिस्ट कहलाते हैं। वो क्या करवाते हैं? एंजाइम्स डाइजेशन करवाते हैं। एंजाइम्स क्या करवाते हैं? डाइजेशन। तो एग्जामिनर क्या पूछेगा?
पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत बार रेलवे में। ह्यूमन बॉडी के बायो कैटलिस्ट किसको कहते हैं? मनुष्य के शरीर के जीव उत्प्रेरक किसको कहते हैं? तो आप क्या बताओगे? एंजाइम्स को कहते हैं। इसका मतलब मैम इस केमिकल रिएक्शन में यहां पर कोई एक एंजाइम काम आ रहा होगा। हाँ जी बच्चों, इसमें भी एक यहां कोई एंजाइम काम आ रहा होगा, यहां पर भी कोई एंजाइम काम आ रहा होगा, यहां पर भी कोई एंजाइम काम आ रहा होगा। वही तो हमें पढ़ने हैं, वही तो हमें पढ़ने हैं, है ना? तो बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं? ऐसे कैटलिस्ट जो डाइजेशन में काम आते हैं। जैव उत्प्रेरक वो होते हैं जो पाचन की अभिक्रिया में काम आते हैं, उनको हम एंजाइम कहते हैं, उनको हम एंजाइम्स कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम ये एंजाइम्स किसके बने हुए होते हैं? मैम ये एंजाइम्स किसके बने हुए होते हैं? एंजाइम्स बने हुए होते हैं बच्चा प्रोटीन के। अधिकांशतः एंजाइम प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, लिख देना, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। अधिकांशतः एंजाइम प्रोटीन्स के ही बने हुए होते हैं। एक दो एंजाइम को छोड़ दो, आगे पढ़ाएंगे कौन से होते हैं। आई बात समझ में? क्या पढ़ा है मैंने? डाइजेशन होता क्या है, फिर मैंने बताया डाइजेशन का मीनिंग क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब क्या है, इजी फूड का मतलब क्या है, डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन करवाता कौन है। इतनी बात मैंने आपको पढ़ाई। एक बच्चा कह रहा है आपकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है। आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही, आपको किसी की राइटिंग समझ में नहीं आएगी। मैं तो बहुत अच्छा लिखती हूँ। फिर आपने बेकार राइटिंग वाले मास्टरों से पढ़ा नहीं है ना? नोट्स आप बना सकते हैं, आपको नोट्स मैंने अपलोड करवा दिए हैं। बार बार क्वेश्चन मत पूछो, छोटी क्लास के बच्चे नहीं हो, छठी क्लास के बच्चे नहीं हो जो मैं ये बताऊंगी आपको कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। आई बात समझ में? हाँ, समझ में आया डाइजेशन होता क्या है? चलो अब इसी चीज को हम आपको एक फ्लो चार्ट बना के सिखाते हैं कैसे होता है डाइजेशन। बच्चों यहां से आपको डाइजेशन की परिभाषा समझ में आ गई, डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब क्या होता है, इजी फूड का मतलब क्या होता है, डाइजेशन करवाता कौन है। यही तो क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है एग्जाम का। अब सुनो जरा, अब जरा सुनो कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की फेजेस लिखवा रही हूं, तो इंग्लिश में लिखेंगे स्टेजेस या फेजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यहां से क्वेश्चन आते हैं बच्चा, फेजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने डीएस लिखा है, आप पूरा लिख लेना, ठीक है? इंग्लिश वालों पूरा लिख लेना। हिंदी में लिखो पाचन तंत्र की अवस्थाएं। कौन कौन सी स्टेज में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है बच्चा? यहां पर क्या पूछा है, कौन कौन सी स्टेज होती हैं जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है? आप लोग बताओ, मैं आप लोगों से पूछ रही हूं। हमने खाना खाया, अच्छा मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का उद्देश्य आपको समझा देती हूँ, फिर आप आंसर करना। आप खाना क्यों खाते हो? ताकि उस खाने से एनर्जी मिले, इसीलिए आप मैं सब खाना खाते हैं, और उस एनर्जी से हमारा शरीर जो है, हमारी ये जो मशीन है ना, ये काम करे। ठीक है, अब आओ जरा, पहला बताओ, सबसे पहले खाना खाने के लिए आपको आपके बॉडी में एनर्जी रहे, इसके लिए आप क्या करते हो? खाना खाते हो। अरे भाई, आपके शरीर में एनर्जी बनी रहे इसके लिए आप रसोई में खाना पका के खाते हो। बाजार से चावल दाल सब टमाटर वमाटर सब्जियां वब्जियां खरीद के लाते हो, घर में पकाते हो और खाते हो, खा लेते हो। उस पका के खाने को, खाना कहाँ? मुंह में रखते हो, मुंह में खाते हो। तो मुंह में खाने को रखने को क्या कहते हैं? इस शब्द को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट फेज क्या कहलाता है? इंजेशन ऑफ फूड या इंजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है बच्चा, इंजेशन का मतलब क्या है? खाना पका के मुंह में रखना, जब खाना खाए हो, इसको बोलते हैं भोजन का अंतर्ग्रहण। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला फेज, पहला अवस्था क्या कहलाता है? मैम सबसे पहले बाजार से खाना खरीद के बना के और मुंह में रखो, इस मुंह में रखने को नाम देते हैं इंजेशन। इंजेशन, ई मत लगा देना, इजेशन का मतलब होता है बाहर निकालना। ठीक है, इंजेशन, इंजेशन। आई बेटा बात समझ में?
अब दूसरा क्या होगा, खाना खा लिया तो अब क्या होगा, उस खाने को पचाएगा कौन, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दूसरा प्रोसेस क्या होगा, डाइजेशन ऑफ फूड। उस खाने को छोटा छोटा तोड़ेगा कौन, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दूसरा लिखो, भोजन को तोड़ना या भोजन को पचाना, भोजन की तोड़ फोड़ करना या तोड़ना या पचाना, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड में कन्वर्ट करना, डाइजेशन हो गया। तीसरा फेज बच्चों, मैंने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम का उद्देश्य क्या है, एनर्जी बनाना। एनर्जी किसके पास आना, सेल्स के पास आना। अब एनर्जी कब मिलेगी, जब कोई खाया है वो पच गया, उस पची हुई चीज का अवशोषण होगा, हमारी सेल्स में जाके उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तभी तो जाकर उससे एनर्जी मिलेगी। खाया पच गया निकाल दिया तो एनर्जी मिलेगी क्या, नहीं ना। तो एनर्जी कब मिलेगी, जब जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जो पचित भोजन है उसका अवशोषण हो जाएगा, तो हमारी सेल्स के पास एनर्जी आएगी। तो तीसरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का फेज होता है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड तीसरा स्टेज क्या कहलाता है, लिखो, भोजन का अवशोषण। तीसरा फेज क्या कहलाता है, भोजन का अवशोषण होगा बच्चा। अगर एब्जॉर्प्शन नहीं करवाया तो फिर कैसे एनर्जी बच जाएगी सेल्स के पास। अब फोर्थ स्टेज सुनो, फोर्थ में बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है, यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ, इसको स्टार करना, फोर्थ वाले को स्टार का मतलब होता है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फोर्थ को क्या बोलते हैं, फोर्थ को बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन को हिंदी में बोलते हैं भोजन का स्वांगीकरण, ठीक है। लिखो एसिमिलेशन, इंग्लिश में तो एसिमिलेशन ऑफ फूड, एसिमिलेशन लिख दोगे तो भी चलेगा। भोजन का स्वांगीकरण क्या मतलब होता है, स्वांगीकरण का बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से बच्चों। बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहाँ मेरा, इसके अंदर मेरा ब्रेन है, ब्रेन को एनर्जी चाहिए, है ना। आपके बॉडी में यहाँ पर आपकी आंख है, आंख की सेल्स हैं, इनको भी एनर्जी चाहिए, लीवर को एनर्जी चाहिए, फेफड़ों को एनर्जी चाहिए, किडनीज को एनर्जी चाहिए, सबको एनर्जी चाहिए ना, सारे ऑर्गन दिन रात काम कर रहे हैं, तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब सबके पास एनर्जी कैसे मिलेगी, अरे खाया, खाया हुआ पच गया पेट में, पेट से आंतों में गया, आंतों में पच गया। अब जब ये पचा हुआ भोजन हमारे शरीर के एक एक सेल के पास जाएगा, तभी तो सारी सेल्स, सारे ऑर्गन्स के पास एनर्जी मिलेगी ना। तो जो अवशोषित भोजन है, जिसका एब्जॉर्प्शन हुआ है, जो न्यूट्रिएंट जिसका डाइजेशन हो गया, बाद में उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, तो वो किस में घुलेगा, ब्लड में घुलेगा। पचित भोजन, डाइजेस्टेड फूड किस में घुलता है, खून में घुलता है। और खून हमारे शरीर में 24 घंटे 7 दिन ऐसे ऐसे घूम रहा है, यहाँ चोट लगती तो खून निकलता है, यहाँ लगती तो निकलता है, यहाँ लगती तो निकलता है, क्योंकि हर जगह हमारे बॉडी में खून है, हर जगह घूम रहा है, चारों तरफ शरीर में घूम रहा है खून। तो खून अपने साथ किसको लेके जाता है, आप बताओगे, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है। किसको, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को। और डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पचित पोषक तत्व, है ना। और जो खाना पच गया है, और वही खाना कहां पर, वही एलिमेंट्स, वही न्यूट्रिएंट्स खून में घुलते हैं, और घुल के ये कहां पहुंचते हैं, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका के पास, हमारे शरीर के सभी सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स के पास पहुंचता है। उसी को एसिमिलेशन कहते हैं। अरे तो डाइजेस्टिव सिस्टम का उद्देश्य तो यही था ना, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका के पास एनर्जी पहुंचना। तो सारे शरीर की सेल्स के पास एनर्जी है, मतलब टिश्यूज के पास है, टिश्यूज के पास है मतलब हमारे सारे ऑर्गन्स के पास एनर्जी है, यानी कि सारे ऑर्गन्स दिन रात काम कर रहे हैं। तो बच्चों ये जो एनर्जी आई है वो किसके थ्रू आई है, डाइजेस्टेड फूड। लेकिन डाइजेस्टेड फूड किसके थ्रू आया, खून के थ्रू। तो जो भी पचित भोजन है उसका खून की सहायता से हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका के पास पहुंचना भोजन का स्वांगीकरण, एसिमिलेशन ऑफ फूड कहलाता है। खाना खाया, खाना पचाया, खाने का अवशोषण करा, शरीर के एक एक किनारे तक पहुंचा दिया,
अब भैया जिस खाने का पाचन नहीं हुआ है ना, वो जाकर किस में बदल जाता है, वेस्ट फूड में। और वेस्ट फूड को आप अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हो तो उसको एक्सक्रीशन कहते हैं, उसको उत्सर्जन कहते हैं। जो बिना पचा हुआ खाना था उसको क्या कर दिया, आउट, कहां से, बॉडी से बाहर निकाल दिया। तो उसी रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट फूड को आप एक्सक्रीशन कहते हो। जो भी बिना पचा हुआ खाना था, जो अपशिष्ट भोजन था, उसको शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। खाना खाया, खाना पचाया, खाना पचने के बाद उसका अवशोषण करवाया, शरीर की प्रत्येक ऑर्गन के पास पहुंचाया और बिना पचा हुआ जो वेस्ट फूड था उसको बाहर निकाल दिया। इसका मतलब ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की फेजेस है। एग्जाम में पूछ ले पाचन तंत्र की प्रथम अवस्था कौन सी होती है, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये फोर्थ वाला, इसीलिए मैम ने स्टार कर दिया है, और ये फिफ्थ स्टेज। ऐसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। आपका, मेरा, सबका ऐसे ही काम करता है बच्चा। सारे के सारे मनुष्य प्राणियों का डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे ही काम करता है, ठीक है। और यही डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है, दिन रात आपका पाचन तंत्र ये काम कर रहा है। ये लो, अब इसमें कुछ बीमारियां हो जाती हैं तो हम उन्हें बोल देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज। जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, कब्ज हो गई, जैसे दस्त लग गए, लूज मोशंस हो गए, जैसे खाना खाया उल्टी आ गई। ये क्यों होते हैं, आगे की बात है। आई बात समझ में? अरे कैसे आपके बॉडी में डाइजेस्ट, आपके बॉडी में आप खाना खाते हो उससे एनर्जी कैसे मिलती है, ऐसे मिलती है। आगे बात समझ में? चले आगे। डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन करवाता कौन है, डाइजेशन का मीनिंग क्या है, डाइजेशन किसका होता है, और डाइजेशन कैसे होता है। इतनी बात आपने समझ ली आज की क्लास में, समझ ली सबने। अब आओ आगे। अब मैम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है, तो काम हम अभी आपको समझा देते हैं। मजा आ रहा है ना पढ़ने में, है ना। अब बच्चों मैंने आपको एक फोटो दिखाई थी, मैंने कहा था आपका मेरा सबका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है, ये रहा। अब इसी फोटो को मैं एक फ्लो चार्ट में आपको समझाना चाहती हूँ। ये तो किताबों में बना हुआ है, ये थोड़ी ना समझ में आता है मैम, आप बताओ कैसे। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये पूरा, इसी को मैं इजी लैंग्वेज में समझा रही हूं आपको। समझो जरा मेरे साथ, आओ जरा, एक फ्लो चार्ट बनाओगे आप, है ना। ये फ्लो चार्ट सच बताऊं तो आपकी मैडम ने ही बनाना शुरू किया था। आज से पता है कब, हम 2019, जब आप बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ रहे होंगे, तब से मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है। अब ये मेरे सौभाग्य की बात है कि ऑनलाइन टीचिंग में जितने भी सारे टीचर्स हैं वनडे एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहे हैं, उसमें से 99 टीचर्स ये फ्लो चार्ट मेरा कॉपी करते हैं। अगर कोई बच्चा मेरे से 2016 में ऑफलाइन पढ़ा होगा, है ना, 2016 में मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी, 2016 से मैं पढ़ाना शुरू कर चुकी थी, राइट। और सीधा मैंने बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाया था, क्योंकि मैंने ये पहले मैं होम ट्यूशन पढ़ाती थी, उसके बाद सीधा मैंने एक पैरामाउंट कोचिंग सेंटर हुआ करता था, है ना, तो आपने अगर सुना हो तो सीधा मैंने उससे पढ़ाना शुरू किया था। तो 2016 में अगर कोई बच्चा मेरे से पैरामाउंट कोचिंग सेंटर में पढ़ा होगा, तब मैंने ये फ्लो चार्ट बनाना शुरू किया था। खुद से मेरा बनाना देन था, मैंने बनाना सीखा था। लेकिन आजकल हर एक मास्टर इसको सुंदर सुंदर पीपीटी में ला ला के सजा के बताता है ये हमने बनाया है ना। लेकिन उन्हें क्या पता, वो तो मैं जानती हूँ ना, मेरा दिल और दिमाग जानता है वो तो, किसने बनाना सीखा था, कब बनाना सीखा था, है ना, कैसे बनाना सीखा था। कोई बात नहीं है। लेकिन बच्चों, मेरे को कभी ऐसा नहीं होता कि फलाना टीचर मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ाता है। मुझे बहुत गर्व है अपने कंटेंट पे
कि अच्छा कंटेंट जा रहा है बच्चों के पास। अल्टीमेटली कोई पढ़ा रहा हो, मेरा पढ़ाया पढ़ा रहा हो, मेरे नोट से पढ़ रहा हो, मुझे अच्छे से पता है कि ये जो बैच आप खरीदते हो ना, सिर्फ स्टूडेंट बैच नहीं खरीदते, आसपास के कोचिंग के टीचर्स भी मेरा बैच खरीद के पढ़ाते हैं। ऐसा मुझे टीचर्स खुद बताते हैं। अब कोई कोई अच्छे महान टीचर होते हैं जो ये बात आके बोलते हैं कि मैम आपसे पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, आज हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पढ़ा रहे हैं, वहाँ पढ़ा रहे हैं। कुछ कुछ टीचर्स होते हैं जो इतना सारा घमंड लेके पैदा करते हैं और बोलते हैं ये हमने बनाया है, हमने सीखा है। बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, 2016 में मैंने ये पढ़ाना शुरू किया था, तब से ये मेरे नोट्स ऐसे ही बनाते थी मैं, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, सब बढ़िया करें अपने जीवन में। आइए बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, है ना। कैसे? इधर हम डाइजेस्टिव सिस्टम में लिखते हैं वो सारे ऑर्गन्स जहां पर खाना जाता है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में आहार नाल कहा जाता है। बच्चों आहार का मतलब होता है भोजन, भोजन वाला नाल। मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस फोटो में देखना, है ना। इस फोटो में आप समझ पाओगे, ये आपका मुंह है। आपने खाना कहाँ खाया? सब मुंह में ही खाते हैं, है ना। खाना माउथ में खाया, तो माउथ में यहाँ पे खाना खाया। और खाना जो वेस्ट फूड होता है उसको आप बॉडी से बाहर निकालते हो, एक्सक्रीशन करते हो, कहाँ से? एनस के थ्रू। तो ये माउथ से लेकर एनस तक, मुंह से लेकर गुद्दा तक एक लंबा सा ट्रैक है, एक लंबा सा पाइप है। इसी पाइप को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। ये जो नाल है ना, ये नाल, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ऐसे नाल है, अंदर से खोखला है, खोखले में खाना जाता है, पचता है, ठीक है। तो इसी को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, इसी को हम आहार नाल कहते हैं। बच्चा क्या कहते हैं हम इसको? आहार नाल कहते हैं, है ना। तो आहार नाल कहाँ से शुरू होता है अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है आहार नाल हमारे मुंह से शुरू होता है, माउथ, जिसको मुंह या मुख कहते हैं। और कहाँ पे जाके खत्म होता है? ये पाइप, ये जाके खत्म होता है एनस पे। आजकल एनस कैंसर कितना हो रहा है ना। एनस कैंसर सुना है आपने, है ना। हिंदी में बोलते हैं गुद्दा, राइट बच्चों। तो माउथ से लेकर एनस तक का कितना लंबा पाइप है? आप जानते हैं इसकी लंबाई कितनी है? 9 मीटर लंबा पाइप है ये। अब आप सुनो, मैम 9 मीटर तो बहुत होता है। हाँ सही होता है, 9 मीटर बहुत होता है। आप जानते हो, अगर मैं आपकी आंतड़ी आंतड़ी निकाल के शरीर से बाहर ऐसे फैलाऊं ना, तो पता है कितनी? 8 मीटर तक लंबी आपकी आंतड़ी होंगी। अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल निकाल के बाहर ऐसे फैला दूंगी ना, ऐसे 8 मीटर तक लंबा जाएगा। बिल्कुल सच बात है। अब मैम ये 9 मीटर लंबा होता है, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे ये देखो ना आप, ये देखो ना कैसे मुड़ा हुआ पड़ा है ये पाइप। पानी लगाने वाला पाइप होता है, इतना लंबा सा होता है, लेकिन उसको ऐसे ऐसे कुंडली मार के डाल देते हो तो छोटा सा दिखता है ना। वही बात है बच्चा, ये आंतड़ी ऐसे एक जगह ऐसे पड़ी है, इनको बिछा दूंगी ना, इतनी लंबी आंतड़ी है, इतनी लंबी, ठीक है। तो आई बात समझ में? तो ये 9 मीटर लंबा पाइप, जिसको फिट में लिखना है तो अप्रोक्स 33 फिट लिखा जाता है, क्योंकि 9 से 9.25 मीटर भी इसको कभी कभी काउंट कर लेते हैं। किसी इंसान की हाइट ज्यादा होती है ना, उसमें 9 9.5 मीटर लंबा हो जाता है, किसी किसी की कम होती है, 9.25, है ना। हाइट पे डिपेंड करता है इसकी लंबाई, राइट। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? हमारे मुंह से लेकर एनस तक का जो 9 मीटर लंबा पाइप है, उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, उसको हम आहार नाल कहते हैं। बच्चों मुझे बता दो, आहार नाल जो है उसका पहला ऑर्गन क्या है? आपने सबसे पहले खाना कहाँ खाया? 1 नंबर पे मैं लिख सकती हूँ, खाना कहाँ खाते हो? मुंह में खाया, है ना, मुंह में खाया। अब मुझे ये बता दो कि आपके मुंह में, आपके मुख में क्या क्या होता है? मैम हमारे मुंह में दांत होते हैं। तो क्या आपको टीथ के बारे में नहीं पढ़ना पड़ेगा? हाँ जी मैम। हमारे मुंह में मैम जीभ होती है, टंग होती है, तो क्या जीभ के बारे में नहीं पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। अब तीसरा मुंह में लार होता है मैम। अब लार कौन बनाता है वो सुनो। डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा पार्ट, मैंने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 भागों में बांटते हैं। सॉरी। तो पहला भाग एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। दूसरी तरफ हम यहां पर क्या पढ़ते हैं? हम यहां पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ते हैं।
पाचन करवाने वाली ग्रंथियां, बच्चों मुझे कमेंट करके ये बताओ कि पाचन करवाता कौन है। हाँ अभी तो पढ़ाया था, जल्दी बताओ। डाइजेशन कौन करवाता है? बायो कैटलिस्ट किसको बोला था? एंजाइम को। तो ऐसे ऑर्गन्स जो एंजाइम्स बनाते हैं और एंजाइम डाइजेशन में काम आते हैं उन्हें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। बड़ा सिंपल है। अब मुझे ये बताओ मुंह में क्या बनता है? मुंह में लार बनता है। हाँ जी, लार में एंजाइम होते हैं बच्चा, तो वो यहां लिखेंगे, इसके सामने पढ़ेंगे। बकल कैविटी क्या होता है सब पढ़ाएंगे, रुक जाओ, ठीक है। तो माउथ के सामने हम यहां पर कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ेंगे? माउथ के सामने हम यहां पर सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे। सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे हम, लारीय ग्रंथियां पढ़ेंगे। मैम लार के बारे में पढ़ना होगा, हाँ, क्योंकि लार में एंजाइम होते हैं। इसको फालतू में ऐसे ही नहीं बहाओ आप लार को। लार बहुत जरूरी है बच्चों, बहुत जरूरी है लार, है ना। तो माउथ में देखो, इधर ऑर्गन है, इधर ग्रंथि है। अब माउथ में जो ग्रंथि है वो यहां लिख दी, ठीक है। अब माउथ का खाना कहां जाता है? तो माउथ में जो आपने खाना खाया है वो गले में पाइप होता है, इस पाइप को हम बोलते हैं फूड पाइप। जो भी आपने खाना मुंह में खाया निगल के नीचे की तरफ गया, वो एक पाइप में जाता है, उस पाइप को भोजन नली कहते हैं। उसका नाम होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस हिंदी में भोजन नली ही कहेंगे। इस नली में कोई भी ग्रंथि नहीं होती है, इसमें कोई पाचन नहीं होता है। इस नली का काम होता है मुंह का खाना पेट में भेजना। तो तीसरा ऑर्गन हो गया स्टमक। स्टमक को हिंदी में पेट बोलते हैं, जठर कहते हैं, अमाशय कहते हैं। ये सारे नाम किसके हैं? पेट के। अब पेट में जो ग्रंथि होगी वो यहां लिख दो पेट के सामने। पेट में क्या बनती है? गैस। तो पेट में कौन सी? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं बच्चा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है पेट में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर, हिंदी मीडियम वाले बच्चे सुनो, कभी कभी एग्जामिनर गैस्ट्रिक को हिंदी में गैस्ट्रिक टाइप कर देता है। अरे बाबा, है ना, तो इंग्लिश याद करना पड़ेगा। हाँ जी मैम। पेट के बाद खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पे खाना जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। हिंदी में बोलते हैं छोटी आंत। दो आंत होती है, एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है। अब छोटी आंत में जो ग्रंथियां काम आती हैं, जो छोटी आंत से कनेक्टेड होती हैं, जो जुड़ी हुई होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, कौन कौन सी? एक हम यहाँ पे पढ़ेंगे लीवर के बारे में, यकृत के बारे में। जिगर कहते हो, तेरे में जिगरा है क्या आधी रात को कब्रिस्तान जाने का? ये वही जिगरा है, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज को कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि ये दोनों छोटी आंत से जुड़ी हुई होती है। छोटी आंत के बाद हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ये पूरा लिख लेना नीचे। बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत में कोई ग्रंथि नहीं होती है। और लास्ट में बड़ी आंत का आखिरी मुंह छोटा सा होता है, उसको एनस, उसको गुद्दा कहते हैं। ये लो बेटा। अब मैंने यही तो कहा था, क्या कहा था सुनो। मैंने कहा मुंह से लेकर एनस तक का लंबा पाइप है जो 9 मीटर लंबा है, जिसकी 33 फीट लंबाई है अप्रोक्स, उसी को आप एलिमेंट्री कैनाल कहते हो। एलिमेंट्री कैनाल क्या है वो सुनो। जहां पे खाना जाता है, इन सारे ऑर्गन्स में खाना जाता है। सबसे पहले मुंह में, मुंह से निकल लोगे फूड पाइप में, फूड पाइप से पेट में, पेट से छोटी आंत बड़ी आंत में जाता है, और लास्ट में एनस से बाहर निकाल देते हो वेस्ट फूड। ये वो ऑर्गन से जो एंजाइम्स बनाते हैं। आप जानते हैं इन सब का काम एंजाइम बनाना है। और मैंने थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ाया था एंजाइम्स क्या करते हैं? डाइजेशन करवाते हैं। नहीं बताया था? बता दो। तो ये सारा पढ़ोगे तब जाके डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, तब जाके पाचन तंत्र आपका पूरा हो जाएगा। अब इसी का डायग्राम, ये रहा डायग्राम, ये लो। इसी चीज को मैम ने, देखो सुनो, सबसे पहले खाना कहाँ खाया? मुंह में। मुंह से कहाँ गया? देखते, मेरा पेन चल रहा है, वहां वहां देखते जाना, ठीक है। मुंह का खाना कहाँ गया? इस पाइप में, इसको ईसोफेगस बोलते हैं। फिर कहाँ गया? पेट में, ये रहा स्टमक। फिर छोटी आंत में गया स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर बड़ी आंत में गया लार्ज इंटेस्टाइन, और आखिरी ऑर्गन एनस। ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल। अब इसमें जो जो एंजाइम्स बनाने वाले ऑर्गन्स थे उनको हमने ग्लैंड्स, ग्रंथियां कह दिया। मुंह में कौन सी ग्रंथि है? सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, ठीक है बच्चों।
और स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर जुड़ा हुआ है और पेनक्रियाज जुड़ा हुआ है। ये रहा, ये लो, ये पढ़ना है, ये लो, है ना मैम। कब अग्नाशय खराब हो जाता है? हाँ, पेनक्रियाटिक कैंसर बहुत फेमस है आजकल। गोवा के जो सीएम थे ना, मनोहर पारिकर लाल जी, मनोहर पारिकर जी, उनका पेनक्रियाटिक कैंसर से ही डेथ हुआ था, होता है। आई बात समझ में? तो इसी फोटो को ही तो मैम ने चार्ट में बना के पढ़ाया है, राइट बच्चों? लेकिन थोड़ा सा आसान कर दिया आपके लिए पढ़ना। आसान कर दिया कि नहीं कर दिया? हाँ जी मैम, ये लो। अब आसान कैसे हुआ? आपसे पूछ ले पेट में कौन सी ग्रंथि है, तुरंत आंसर कर दोगे। आपसे कहेगा कि यकृत और अग्नाशय किस से जुड़े हुए होते हैं, किस ऑर्गन से? स्मॉल इंटेस्टाइन से, छोटी आंत से। आपसे कहेगा मुंह में कौन सी ग्रंथियां होती है? सलाइवरी ग्लैंड। आसान कर दिया मैंने। आपसे कहेगा मुंह का खाना कहाँ जाता है? आप बताओगे फूड पाइप में, उसका नाम क्या है? ईसोफेगस। फूड पाइप का खाना कहाँ जाता है? पेट में। पेट से छोटी आंत से छोटी आंत से बड़ी आंत से बड़ी आंत से बाद में एनस से आप बाहर निकाल देते हो वेस्ट फूड। और ये पूरा पाइप क्या कहलाता है? एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई क्या है? 9 मीटर, अप्रोक्स 9 मीटर। किसी किसी में 9.25 मीटर, 9.5 मीटर भी हो सकती है। जिसकी हाइट ज्यादा है, जिसकी हाइट कम है उसमें कम होगा। आई बस समझ में? हाँ, है ना? अब हम अगली क्लास में शुरू करेंगे, पूरा खत्म थोड़ी हुआ, तो शुरू हुआ है। ये तो शुरू हुआ है बच्चा। पढ़ाने में 4 क्लास और लगेंगे, लेकिन मैं ऐसा पढ़ा दूंगी उसके बाद आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कभी भी मेरे से ये मत पूछना मैं इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रही हो। बेटा कहने को आरआरबी ग्रुप डी का पेपर है, मैंने पहले ही बताया है आपको। ग्रुप डी के पेपर के क्वेश्चंस पीसीएस की तैयारी करने वाला बच्चा भी नहीं लगा पाता है। सच बता रही हूँ, एक्सपेरिमेंट करके देख लो। ये ग्रुप डी में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ये डायग्राम देके क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है? तो ये सारी बातें हम अच्छे से करेंगे। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या आपको आज की क्लास से कोई डाउट है? आगे पीछे की क्लास का नहीं, जिस दिन जो पढ़ा रही हो उसका डाउट वहीं पूछो। अब देखो, एक कह रहा फिनिश कब होगा। अरे भाई यार, शुरू होने से पहले इनका खत्म करवा दो, है ना? रुक जाओ। नो डाउट। बेटा नहीं छूटने दूंगी मैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगी। तुम मेरे से थोड़ा सा पढ़ना शुरू तो करो। आप आज की क्लास का डाउट पूछो, आगे पीछे का डाउट थोड़ी ना बताने के लिए मैं बैठी हूँ यहाँ पे। सिर्फ आज की क्लास का डाउट पूछो। अब बच्चा एक कह रहा नोट्स कैसे बनाए, एक एक चीज मैंने बोर्ड पे लिखी है, अभी भी नोट्स नहीं बना पा रहे हो तुम? हाँ, चलो एक क्लास में आपको नोट्स बनाना सिखाएंगे। अब ये भी करना पड़ेगा तो ये भी सिखाएंगे आपको। मजा आ रहा है पढ़ने में? मजा तो तब आएगा ना, पहले 4 क्लास पढ़ो, उसके बाद मैं ही आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। अगर वो क्वेश्चन लगा पा रहे हो तब मैं समझूंगी तुम्हें पढ़ने में मजा आ रहा है। ऐसे थोड़ी ना आता है। मैं मैनस कैंसर क्या होता है, कोई भी कैंसर कैसे होता है आगे पढ़ाएंगे, रुक जाओ। ठीक है, ओके। चलिए बेटो, अगर मजा आ रहा है तो बढ़िया तरीके से पढ़ो। एकदम बेसिक से चलेंगे अपन। एनसीईआरटी को घोट घोट के पिला दूंगी मैं तुम लोगों को। मैं एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पढ़ाती, एक एक चीज घोट घोट के पिला दूंगी एनसीईआरटी की। मेरे पे विश्वास रखो,